बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही है, हर नए दिन के साथ अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी सी दुआ करनी चाहिए। एक रूटीन अपनी बना लीजिए। जब कभी सुबह आँख खुले तो हमेशा, मैं तो बचपन ही से एक रूटीन है कि कलमा पढ़ के उठती हूँ और दुआ करती हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा हो, अल्लाह ताला बुरे लोगों के शर से बचाए और किसी का बुरा करने से भी बचाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है। जब हम ये कहते हैं कि हमारे लिए सब अच्छा हो, तो दुआ ये कीजिए, ज़रूर कीजिए करें कि हम भी किसी का बुरा ना करें। तो इंशाल्लाह आपका दिन भी अच्छा गुजरता है और सब अच्छा ही आपके इर्द गिर्द होता है। अब इर्द गिर्द अच्छा होने की हम बात कर रहे हैं तो शहर में कुछ हंगामी सूरत हाल और एहतजाजों की वजह से कुछ रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। तो आपको हम अपडेट कर देते हैं जी कौन कौन से रास्ते बंद हैं, ताकि आप उन जगहों पर जाने से गुरेज करें, ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें, ताकि आपके टाइम की भी बचत हो और हमारी तरह आप ऑफिस लेट आने से बच जाए। क्योंकि ऑफिस लेट आए तो ऑब्वियसली फिर आपके लिए परेशानी भी हो जाती है जी। एहतजाज और अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र शहर के जो इलाके बंद हैं उनमें दुबई चौक से स्कीम मोड़ जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया, यानी आपने ये रास्ता इख्तियार नहीं करना, ऑल्टरनेट रास्ते पे जाना है। इसी तरह खाड़क लियाकत चौक से स्कीम मोड़ जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद की गई है, जबकि गुलशन रावी डबल सड़का समनाबाद से स्कीम मोड़ जाने वाला रोड बंद है। रोड बंद है और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं बाबू साबू से मोटरवे जाने वाला रास्ता बंद किया गया है। शादरा चौक सगिया पुराना रावी पुल ट्रैफिक के लिए बंद है। मून मार्केट और इसके साथ बिजली घर स्कीम मोड़ जाने वाले रास्ते भी बंद किए गए हैं। और ये जो रास्ते मैं बता रही हूँ इनके गिरदोनवाह में इंटरनेट सर्विस भी जो है वो मुअत्तल की गई है। तो ज़रूर आप जो है ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें ताकि आप अजियत से बच सके, परेशानी से बच सके और अपनी मंजिल पर टाइमली पहुंच सकें। तो ये थी जी अपडेट जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। अब बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर क्या है? महंगाई आसमान पर, ऑपोजिशन सड़कों पर आ गई, शुरका ने बिजली के बिल जला दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुख्तसर दौरा लाहौर, महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम का जायजा। जनरल हॉस्पिटल में इलाज की सहूलियात बेहाल, मरीज फर्श पर जेरे इलाज। तालीमी मैदान में भी नाकिस पॉलिसियां, कॉपियां कागज 30% महंगे। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आज की खबरों को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले भट्ट आप साहब? बताइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन कुछ हालात इर्द गिर्द हमें अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महंगाई का जिक्र कर लेते हैं। महंगाई तो नीचे नहीं आने वाली है, ऑपोजिशन अलबत्ता कल बाहर आ गई। कैसा इम्पैक्ट था ऑपोजिशन के एहतजाज का? देखें, आना ही था और आना पड़ना था। अगर ना आते तो जिस तरह हुकूमत को पता नहीं ये लफ्ज़ कह सकते कि नहीं जूते पड़ रहे हैं, तो इस तरीके से फिर अपोजिशन को भी पड़ते, क्योंकि आवाम की आवाज़ जो है वो हुकूमत में बैठा हुआ नुमाइंदा तो नहीं सुन पा रहा, लेकिन अपोजिशन तो सुन रही है ना। तो अच्छा है, चले देर आए दुरुस्त है, आप बाहर तो आए, अच्छा शो किया, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि बाकी जगहों पे भी इन्होंने किया, बड़ा अच्छा शो किया। लेकिन जो मेन स्ट्रीम की क़यादत है, मुझे उससे मायूसी हुई है कि मेन स्ट्रीम की जो बड़ी क़यादत है, आप यानी कि अपने मसले मसाइल के ऊपर तो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, लेकिन जब कल आपने तहरीक का आगाज़ किया, महंगाई का आगाज़ किया, तो आपने अपने नीचे वाले लीडर, वो भी बड़े लीडर हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेन स्ट्रीम की क़यादत का एकदम पीछे बैक फुट पे चले जाना, हाँ, ये एक यानी कि आप इब्तदा कर रहे हैं। चलो दरमियान में हो तो बंदे को समझ लगती है। ना शहबाज साहब आए, ना मरियम साहब आई, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना विजिट कैंसिल कर दिया, उन्होंने अपनी जगह नंबर 2 को भेज दिया, सारे नंबर 2 हर जगह पे। लेकिन अच्छा है, मौसम तब्दील हो गया है, अब मौसम भी जरा अच्छा है कि मौसम तो अलबत्ता खुशगवार हो रहा है, बड़ा ही लेकिन ये वाला मौसम और इसके साथ साथ लोगों के दिलों का मौसम खराब होता चला जा अच्छा, रहा है। आप अगर गौर करें ना, तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है ना, वो इसी मौसम में होती है। अगर आप माजी में थोड़ा सा चले जाएं तो जितनी भी अपोजिशन है वो नवंबर दिसंबर में निकलती है।
कि वो कैन तो मैं वैसे कह सकने को जिस तरह कहते ने ना कि वो बारिश पैंदी है तो फिर जगह जगह तो निकल आने ने, तो इसी तरह अपोजिशन भी इसी मौसम में निकले, लोगों को निकालना आसान हो जाता है गर्मी के अंदर। अच्छा वैसे भी लोगों के इतने मसले मसाइल हैं कि उनको इकट्ठा करना सबसे बड़ा मसला है। सही, लोगों को रोटी कमाना मुश्किल हुआ है, रोटी कमा के घर ले जाना मुश्किल है, इसलिए लोगों को बाहर लाना जो है वो इस वक्त बड़ा टास्क है। अब ये मामला इन्होंने कितना लंबा खींचना है ये तो अब पता लगेगा कि अपोजिशन किस हद तक जाती है, लेकिन जो मेरा तजिया है ये इन्होंने अभी मामला इसी तरह ही चलाना, ना कोई लॉन्ग मार्च है अभी ना कोई और चीज़ है, बस महंगाई खेड़नी है, महंगाई है, ग्राउंड महंगाई की है, फुटबॉल आवाम है, ठीक है ना, इधर से ठुड्डा मारना उथे जाके डिगना, उतो ठुड्डा गवर्नमेंट ने मारना उन्हें वापस आके इत्थे डिगना है। फुटबॉल इसके अंदर आवाम है और आवाम को मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई इस तरह की गुफ्तगू नहीं करूँगा कि जी अवाम आए, लेकिन अवाम को इस महंगाई के ख़िलाफ़ मेरा ख़्याल है कि आवाज़ अब उठानी चाहिए। जितनी महंगाई हो गई है, यानी कि आपके लिए वो पिछली वाली बात आ गई कि इन्होंने कफन भी बेच के आपके खा जाने, कफन भी ये बेच के खा जाएंगे, इसलिए खुदारा इस महंगाई के ख़िलाफ़ बोलें। आप नहीं बोलेंगे तो हम बस फिर गए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा महंगाई हुई तो ऑब्वियसली अभी ही आपकी कुव्वत ख़रीद जवाब दे गई है। आपकी बेसिक ज़रूरियात जो आपने हर रोज़ इस्तेमाल करनी है, जिनमें आटा है, चावल है, चीनी है, ये चीज़ें आप नहीं ख़रीद सकते हैं। पेट्रोल का इस्तेमाल आपने हर मैं कल एक स्टोरी हमारे पास आई, वो लाहौर से तो नहीं थी, लाहौर से बाहर की थी। चोरों ने एक दुकान पे जो है ना वो चोरी की, आप यकीन करें वो वहां से कोई पैसे नहीं लेके गए, कोई चीज नहीं लेके गए, यानी अब आटा चीनी वो आटा चीनी और दालों के ना जो आपने नौबत ये खुद क्रिएट वो ले गए उठा के, पैसे नहीं उठाए उन्होंने। अब ये देखें कि नौबत यहाँ तक आ गई और अब फिर आगे ये होगा, ऐसा ही होगा। मैं आपको बताऊं नुकसान किसका होगा, नुकसान आवाम का ही होगा ना। जो भी आएगा वो मजबूरी के तहत वो सारी चीज़ें उठा के ले जा रहा है, घी, आटा, चीनी, दालें, ये देखिए रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, वो अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करेंगे, बेच देंगे, थोड़ा सा नुकसान किसका है। बट साहब इसको हम ये कह सकते हैं ऑपोजिशन के कल के पावर शो को कि महंगाई के खिलाफ एक आगाज़ हुआ और अब ऑपोजिशन की तहरीक में थोड़ा सा कुछ हमें जज्बा नज़र आएगा लोगों के लिए कम अज़ कम। देखिए इब्तिदा तो अच्छी है, अब देखना वही है कि आगे आप इंटरेस्ट कितना लेते हैं। अगर तो आपने इस टेम्पो को बरकरार रखा तो फिर तो कुछ नताइज निकलने के इम्कानात है। वैसे भी आपस की बात है कि अगला साल जो है वो इलेक्शन ईयर का साल है, इलेक्शन कैंपेन का साल है, ये यानी अब हुकूमत को मेहनत करने की जरूरत है और आवाम को जो है अपने दे रहे हो माहून केड़ी मेहनत करनी चाहिए। हाँ कर ले शायद कुछ बन जाए, लेकिन आवाम बाहर निकल आए, ये अब आवाम के लिए जो है वाहिद हल रह गया। बट साहब मैं कुछ मौजूदा सूरत हाल शहर के डिस्कस कर लेती हूँ जी। मजहबी जमात से तसादुम, 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए, 6 जख्मी, शेलिंग, पथराव, लाठी चार्ज। कंटेनर्स के मुहासरे में है शहर इस वक्त, और मैंने जो रास्ते भी जिक्र किया उनको बंद किया गया मुसलसल। और इसके साथ साथ जी अभी भी सूरत हाल ये है कि शहर में मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स लगे हैं और रास्तों को महदूद किया गया। क्या कहेंगे बट साहब, एक आपका इस पर कॉमेंट चाहिए, फिर हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। देखिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है सबको मिलके, ये 2 पुलिस एहलकार भी जाँ बहक हुए हैं, उधर से भी कुछ जानी नुकसान हुआ है, दोनों साइडों से हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये मामला इस तरह का नहीं था कि इस नहज तक पहुंचाया जाता। पिछली मरतबा भी आपने इस मामले को सॉल्व कर लिया था, अगर हुकूमत चाहती तो ये मामला सॉल्व हो जाता। आप ये देखें कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के 2 एहलकार जो है वो जान से गए, उधर से भी गए, नुकसान किसका हुआ, अवाम का हुआ ना। तो मेरा ख्याल है कि दोनों बोथ साइड्स को अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर ये बैठ के कर लेंगे तो अवाम को मजीद नुकसान से बचा। परेशान हो रहे हैं लोग, रास्ते बंद हैं, पुलिस ने कंटेनर लगाए हुए हैं, जो दूसरे लोग हैं जो निकले हुए हैं बाहर वो भी अपनी लगन में कि हमने निकलना है यहाँ से, हमने इस्लामाबाद पहुँचना है। नुकसान जो है वो अल्टीमेट अपना ही कर रहे हैं, जो जाने गई उनका कोई नेमुल बदल नहीं है, जो आवाम भुगत रही है, परेशान है, उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से ऑब्वियसली जब आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे, एक हंगामी सी सूरत हाल होगी तो परेशानी अलहदा होती है और इसके साथ आपकी ज़िंदगी के मामलात अलहदा से मुतासिर। टोटल इस वक्त जो है ना आप ये देखें शहर के अंदर जो ज़िंदगी है वो जाम हुई है, यानी कि शहरी घरों से नहीं निकल रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, किस रास्ते से ऑफिस आए, किस रास्ते से हमने शहर से बाहर जाना है, लोगों को परेशानी है। और दोनों तरफ से हमारे अपने ऑफिस कितने जी बिल्कुल ऐसे ही से पहुंचे, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि
मेरा ख्याल है कि ये लोग बैठ जाएं बजाय इसके कि मज़ीद आप इमलाक का नुकसान करें, जानी नुकसानों की तरफ जाएं। ये किसी भी तरह हमें ज़ेब नहीं देता और ना ही मज़हब हमारी इस बात की इजाज़त देता है कि हम इस तरीके से ये इक़दामात उठाएं। बैठें, बैठ के मामला को सॉल्व करें ताकि जो ज़िंदगी है, देखिए आगे परेशानियां कम है। अभी हम पहले जो डिस्कस कर रहे थे, आगे लोगों के लिए परेशानियां कम है, जो हम मज़ीद परेशानियां पैदा करें। ये सूरत हाल किसी भी तरीके से किसी को भी कबूल नहीं है और बैठ के मामला को देखें। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमने रास्ते बंद किए हैं। अच्छा, हमारी ट्रैफिक ऑलरेडी संभाले नहीं संभलती है बट साहब, और फिर इस तरह का कुछ हो जाए, आपकी दीगर शाहराहों पर बोझ इतना बढ़ जाता है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट आपके लिए हमेशा एक बड़ा चैलेंज बन जाती है। देखिए ये चीज़ है जो मैं हर दफ़ा वो ट्रैफिक वालों के ऊपर बरसता हूँ ना, ये वो चीज़ है जिसकी इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। खाली सड़कों को खड़े होकर कंट्रोल कर लेना वो एक अलग बात है। आप रास्ते बंद कर देते हैं, रास्ते बंद करने के बाद आपके पास शहरियों के लिए मुतबादल रूट्स नहीं है। आप मुतबादल रूट्स नहीं देते हैं कि यार किधर से कौन गुजर के जाएगा, कैसे जाएगा। ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर आपकी इंतज़ामिया को नज़र आना चाहिए, जो कि नहीं आ रही। अगर आपको कहीं नज़र आ रही है तो आप मुझे बताएं। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने तो अपना काम करना है बेचारों ने, वो तो सड़कों पर हैं, वो तो कर रहे हैं बेचारे, जानों से भी जा रहे हैं। लेकिन ये जो शोबा है, आप मुझे बताएं किसी जगह पे आपको नजर आया? 2 दिन से यही सूरत हाल है, 2 दिन से ये ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि आप 2 दिन आपको मालूम था कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होनी है, या तो आप मालूम ना हो ना, सडनली एक हो गया काम। अच्छा चले सडनली भी हो गया तो यहाँ पे आपकी जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो काम आती है कि ट्रैफिक को हमने स्कीम मोड वाला अगर रास्ता बंद है तो हमने ट्रैफिक को मुल्तान चुंगी की तरफ से गुजारना है या हमने इकबाल टाउन की तरफ से लेके जाना है। आपके पास प्लान ही कोई नहीं है। और आप आए रोज़ आप देख लें, वार्डन्स का एटीट्यूड देख लें, वार्डन्स के रवैये देख लें, शहरियों के साथ देख लें, फिर आप कहें कि जी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी तारीफ़ की जाए, किस तरह पॉसिबल है? इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर आपको इन मामलात के ऊपर नाकाम नज़र आती है, फेल नज़र आती है कि आपके पास मुतबादल रूट्स ही नहीं है। वो अगर और टाइमली इन्फॉर्म करना भी बट साहब लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो हम अभी एक रोड का शेड्यूल चला रहे हैं, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, ऐसा ही एक जो अपडेट शेड्यूल है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जारी किया जाना चाहिए। खैर, हम तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि शहर में कौन कौन से इलाके हैं जहां पर आप मत जाएं, जहां पर अगर आप जाएंगे तो ट्रैफिक या तो आपको परेशानी होगी या तो कंटेनर्स लगे रहने की वजह से आपको मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना होगा। तो अपने टाइम की भी बचत कीजिए और परेशान होने से भी बचिए। फिलहाल हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से शो में ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अब जिक्र कर लेते हैं जी, कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुख्तसर दौरा लाहौर पर आए और उन्होंने ये कहा जी, महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात जो हैं उन पे उन्होंने नजरसानी की है ना, यानी नजरे करम किया। बट सब ठीक कह रही अवाम पर नजरे करम। अल्लाह रहम करे, इसकी नज़र से जो है ना वो सबको बचा के रखें। प्राइम मिनिस्टर की जो नज़र है ना वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, जिस पे वो नज़र रख लेते हैं ना फिर वो चीज़ नायाब हो जाती है, नज़र लग जाती है, नज़र लग जाती है, ऐसी नज़र लगती है कि वो चीज़ जिनसे और ये नज़र उतर भी नहीं रही है। जितने मर्जी आप नज़र को तारने के लिए टोटके कर लें, जितने मर्जी टोटके कर लें, सदका खैरात जो मर्जी दे लें, वो उतर ही नहीं रही है। बिल्कुल कि अच्छा, ये बुनियादी तौर पे ना महंगाई पे क्या उन्होंने नजरे करम करनी है, बुनियादी तौर पे ना टारगेट उनका कुछ और है। अच्छा, आपको पता है मलिक परवेज़ मरहूम, उनकी नशिस्त जो है खाली हुई है, तो वो असल में नजरे करम उनकी उस नशिस्त के ऊपर है। नजरे करम नहीं बल्कि नजरे ख़ास उनकी उस नशिस्त के ऊपर है कि वो उस नशिस्त को किसी भी तरीके से हासिल करना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके से। उन्होंने कल कमेटियां पहले भी बनाई हुई थी, कुछ और मजीद कमेटियां बना दी हैं, खजानों के मुंह खोल दिए हैं। सर लाहौर की सीट है, आप ये देखिए लाहौर की सीट है। लाहौर की नशिस्त पीटीआई के लिए निकालना, जो निकली हैं, जो पहले भी इन्होंने निकाली हैं, वो तो खैर अब क्या आप बताएं कि वो किस तरीके से निकली हैं। लेकिन मुकाबला भी वहां पे टफ होगा, क्योंकि सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मैं टफ मैं नहीं देखता, अच्छा टफ नहीं मैं देखता। देखें ये लाहौर की नशिस्त है, लाहौरिये जो उनसे है ना वो सिर्फ एक ही बंदे को वोट देना जानते हैं,
उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ऐसे ही है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इस नशिस्त के ऊपर मैं कोई टफ टुफ मुकाबला नहीं देख रहा, अगरचे इलेक्शन रूल्स की ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर रही है। जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ, आपके सिटिंग सेनेटर जो हैं, आपके सिटिंग सेनेटर वो जाके वहाँ पे कामों का इफ्तिताह कर रहे हैं। बजट आपके लिए दे दिया गया। यार वैसे तुसी किड्डे भले मानस आदमी हो, गवर्नमेंट में है, पहले फंड नहीं दिए उस इलाके को, क्यों कि वहाँ पे आपके अपोजिशन का जो मेंबर है वो वहां से मुंतखब हुआ है। अच्छा वो बेचारा अल्लाह पाक नू प्यारे होए ने ना अली फंड देते ने, इतने सड़क भी बन गई, इतने यह भी बन जाएगा, इतने यह भी हो जाएगा। तो ये क्या है? ये धांधली नहीं तो क्या? कौन सी कानून की हुक्मरानी की आप बात करते हैं? कौन सी बात करते हैं? दौरा उन्होंने ज़रूर किया है, लेकिन इस दौरे के जो समरात है ना वो इससे समेटने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं, गैर मुसद्दिका कह ले, गैर मुसद्दिका तो मैं कह सकता हूँ, पीटीआई के कैंडिडेट को उस हलके के अंदर मुझे पता लगा, मेरे पास वो फुटेज नहीं आ सकी, उन्होंने अंडे भी भेजे। अच्छा सर आप जब देखें, मेरी बात सुने, मैंने गैर मुसद्दिका इसलिए पहले कह दिया क्योंकि मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ पीटीआई का उम्मीदवार, पीटीआई का कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर अपने हलके के अंदर जाएगा तो वो सब कुछ ये तवक्को रख के जाए, जो कुछ इन्होंने बोया है ये इन्होंने काटना भी है, ये इन्होंने काटना भी है। बिल भी जलाए जाएंगे, अंडे भी मारे जाएंगे, जूते भी खाने पड़ेंगे, आपको लोगों की गालियां भी सुननी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें रखें। प्राइम मिनिस्टर का दौरा हो गया, समरात वहीं आने हैं। अच्छा इसके एक और भी समरात आएंगे आप। अच्छा ये भी देखें, आपने बावजूद इसके तरक्याती फंड्स दिए, आपने तबादले भी शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस भी ले लिया है कि तकर्रर तबादले जिनसे वो नहीं होने चाहिए। आपने तकर्रर तबादले भी शुरू कर दिए, अभी मजीद करेंगे, ये अंडरग्राउंड मजीद करेंगे, लेकिन वो सामने आ जाएंगे। सही धांधली की इब्तदा जो है वो अभी इलेक्शन से पहले ही आपने कर दी है। तो अब आप जब उस इलेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा? देखिए सिटिंग हुकूमत के लिए सीट जीतना जो उनसे होता है ना वो वाकई चैलेंज होता है। अच्छा जब ये हार जाएंगे ना, अगर ये हार गए तो इन्होंने कहना देखा ना ये होती है इलेक्शन, ये फेयर इंतखाबात, हम हुकूमतें होते हुए भी जीत गए, लेकिन ऐ नहीं दसेंगे कि भाई ए जरा लाहौर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दा है। नहीं ये नहीं कहा जा सकता। और फिर यहाँ पर किस तरह से लोग परेशान हैं और फिर लोगों का रिएक्शन, लेकिन अब ये तो टाइम ही बताएगा भट्ट साहब के लोगों का रिएक्शन क्या आता है। खैर कल के दौरे के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब के एक जो मुझे चीज़ बड़ी मुज़हका खेज लग रही है वो ये है कि उन्होंने कहा है जिला और तहसील की सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए। कितनी दफ़ा ये अहकाम सीएम साहब दे चुके हैं, कितनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब दे चुके हैं। इतनी महंगाई पर ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां क्या किरदार अदा कर लेंगी, मुझे सिर्फ ये बता दें। अच्छा मुज़ायका खेज ना कहा करें, ये लफ्ज़ बोला ही ना करें, अब पीटीआई कह दिया करें। ये आपने सही कहा। मैं आप बताऊं, अगर मुज़ायका खेज को अदालत के अंदर जाने की इजाज़त हो ना तो वो केस कर देगा कि मुझे आप क्या कह रही हैं, सिर्फ पीटीआई कह दिया करें। देखिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो इन्होंने पहले भी बनाई हुई थी। कितनी की मुतहरिक हैं, कितनी की मार्केट के अंदर जाके। उन प्राइस कंट्रोल कमेटियों के मेंबर्स को ही ये नहीं पता होता। हमारे अपने शोज की रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी है जो हमने आखिर क्योंकि दिखाई भी, और वो जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साथ लेकर गए थे उनको यही नहीं पता था कि इस स्टोर पे कितने रुपए में कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं। तो वो क्या खाक ऑपरेशन करेंगे कहीं पर? देखिए मेरी बात सुने, आप भले जो मर्जी कर ले, देखिए क्या करेंगे वो जाके दुकानदार का चलान करेंगे, चलान भी कर देते हैं, जो मर्जी आप कर लें। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, अगर दाल जोन सी है 150 रुपये किलो मिल रही है और उस दुकानदार को वो दाल जो है 145 रुपये की मंडी से वो ला के यहाँ पे आपके पास बेच रहा है, तो मुझे आप बताएं आप उसको जुर्माना कर रहे हैं, किस बात का जुर्माना कर रहे हैं? भाई 5 रुपये तो उसका राइट है, ये तो मुनाफा लेना उसका राइट है। बिल्कुल। आप पहले अपनी मंडी को तो ठीक करें, मंडी को आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बना रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल, देखिए बेचते हैं लोग, ज्यादा प्राइसेस पे भी बेचते हैं, लेकिन असल जो मैकेनिज्म है, जो कैंसर का फोड़ा है, आपने उसको उखेड़ना है। जड़ से जब तक आप नहीं उखेड़ेंगे तो कैसे प्राइस कंट्रोल कमेटियां काम करेंगी? सारे आपने उसके अंदर अपने सियासी जितने भी लोग हैं वो भर्ती किए हुए हैं, उनको डेजिग्नेट कर दिया हुआ है। हर अगर पीटीआई का एमपी है किसी इलाके के अंदर तो उसने अपने भाइयों को भी उसके अंदर तुन दिया है।
अपने रिश्तेदारों को भी तुम दिया उस कमेटियों के अंदर। तो मुझे ये वैसे माजी पर हुकूमत में मिसाल ये सब जाता था, लेकिन अब जो जो आता है वो अपनी अपनी कसर निकालता है। बट सब ब्रेक का कहा जा रहा है। हम नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद होगी जी जनरल हॉस्पिटल में इलाज मुआलजे की सहूलियात की। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कल हमने बात की थी सर्विसेज की। शहर के जितने अस्पताल हैं वहां से हर रोज हमारे रिपोर्टर्स ये खबरें कलेक्ट करके लेकर आते हैं। जनरल हॉस्पिटल में हमने आपको पहले भी बताया था कि जी जो मरीज इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बेड्स की किल्लत है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला किसी पे ये वक्त ना लेकर आए, किसी को अस्पताल जाना है तो जी अपनी चारपाई का अरेंज करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो क्या हालात है शहर के इस बड़े हॉस्पिटल के, इस पर हम बात करते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर है हमारे पास जनरल हॉस्पिटल से, जहां पर इलाज की सहूलियात का कोई हाल नहीं है, बुराई हाल है। मरीज फर्श पर ज़ेरे इलाज हैं। तो अगर कभी आपको इत्तफाक हो बाहर से भी गुजरने का, तो आप देखें कि किस तरह से रश वहाँ पर है। सुबह के टाइम जो ओपीडी का टाइम होता है मरीज़ों का, आपको बेतहाशा रश नज़र आ रहा है। एक पैनिक की किसी सिचुएशन है, क्योंकि हम देख रहे हैं अब धड़ाधड़ डेंगू के मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए, और अगले 15 दिन कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ सकते हैं। खैर, बैक टू द पॉइंट। जनरल हॉस्पिटल में हम इलाज मुआलजे की सूरत हाल की बात कर रहे हैं। मरीज़ फर्श पर ज़ेरे इलाज हैं, ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। बेड्स अवेलेबल नहीं। बट साहब किसने वहाँ पर बेड्स पहुँचाने हैं? सर मैं कम से कम नहीं पहुँचाने के। हम सिर्फ इन चीज़ों को हाईलाइट मेरे ख्याल से कर सकते हैं। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, क्या करें आप मुझे बताएं। अगर मेरे वाकई इख्तियार में हो ना, मैं जाके इस पूरे अस्पताल के अमले को उड़ा दूं, पूरे अस्पताल के अमले को उड़ा दूं। रीजन इज दैट कि देखे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट किस लिए रखा जाता है, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट किस लिए रखा जाता है, जो वहाँ पे डॉक्टर्स के अलावा जो बाकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं वो किस लिए, कि इन चीज़ों को आगे तक पहुँचाएं इलाज मुआलजे के साथ साथ। बिल्कुल आप नहीं पहुंचाते, ये आपकी नाअहली है। यानी कि पिछले प्रोग्राम में भी हमने यही डिस्कस किया था, भाई मंजी बिस्तर अपना करो लेके आओ, सीधी गल है, ले आके उठे इलाज करा। अच्छा फिर इलाज भी कैसा, आपको इलाज भी प्रॉपर नहीं। हालांकि ये वो अस्पताल है जो न्यूरो का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यानी कि आपका न्यूरो का कोई भी इशू हो तो हर हॉस्पिटल जो सा किसी भी हॉस्पिटल में चल जाए वो आपको फौरी तौर पर रेफर करेगा, जनरल हॉस्पिटल ले जाएंगे इस पेशेंट को। बिल्कुल ऐसे। तो आप वहाँ पे सूरत हाल क्या है, यानी कि किस तरीके से लोग, आप ये देखिए फुटेज के अंदर किस तरह लोग लेटे हुए हैं और घरों से लेके आए होंगे। ये डेफिनेटली घरों से भी कुछ लोग लेके आएंगे। आप हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, ये एक दफ़ा एक दिन दे दें मीडिया को कि जनाब आए हॉस्पिटल्स का विजिट करें। मैं आपको बताऊं, लाहौर के किसी एक हॉस्पिटल के अंदर घुस जाइएगा, आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी, यही सूरत हाल नज़र आएगी। लोग घरों से अपने बिस्तर लेके आए हुए हैं, राहदारियों के अंदर मरीज़ों को लिटाया गया हुआ है, आपके जगह नहीं है वार्ड्स के अंदर। पता नहीं हेल्थ का पैसा किस चीज़ पे लगाया जा रहा है, जो इन्होंने कहा था जी हम आते ही ये कर देंगे, हेल्थ के अंदर इनकलाब बर्पा कर देंगे। आप मुझे बताएं कौन सा इनकलाब बर्पा हमें होता, किसी एक शोबे में इनकलाब बर्पा हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि जी हम अपनी चारपाइयाँ घर से लेकर आ रहे हैं इलाज कराने के लिए। क्या करें बेचारे, इलाज करवाना ना लोगों ने, वो एक आस पे आ जाते हैं कि अच्छा चल यार मंजी अपनी लैंदी है, बिस्तरा भी अपना लैंदा, इलाज तो चंगा हो जाए, पर वो भी नहीं है। डॉक्टर्स नहीं ना है, बट साहब और जो हैं उनका जब मूड होता है वो तब काम करते हैं, वो 1 मिनट से पहले उनका भी इस्तेकाक मजरू हो जाता है, वो भी उठ के बाहर सड़कों पे ताले लगा के बाहर आ जाते हैं। यानी कि आपका कौन सा ऐसी चीज़ है जिसका निज़ाम जो है वो बेहतरीन तरीके से चल रहा है। किसी एक चीज़ पे भी आप रख लें, किसी का सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। हालांकि सबसे प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो हमारी हेल्थ है, सेहत है, सेहत और इसके साथ तालीम, दोनों में बुरा हाल, दोनों के अंदर आपका बुरा हाल है, दोनों के अंदर बुरा हाल है। ना सेहत की आपके पास सहूलियात है, ना आपके पास तालीम की कोई बेहतर सहूलियात है। दोनों जगहों पे आप देख लें, ये दोनों इस गवर्नमेंट के अव्वलीन नारे थे, तरजीहात नंबर 1 नंबर 2 तरजीहात थी कि जी हम ये करेंगे। हॉस्पिटल्स के अंदर बेड अपना ले, वो मंजी अपनी ले, वो बिस्तरा भी अपना ले, वो तो यार फिर ऐसा ना करने डॉक्टर भी कोई। लेकिन साहब अफसोस की बात ये है ना कि सिर्फ एक हॉस्पिटल की हालत ये नहीं है, शहर के ऑलमोस्ट जितने टीचिंग हॉस्पिटल हैं, हर रोज़ जाहिद साहब अजमत हमें इन अस्पतालों के हालात बता रहे होते हैं। म्यू, सर्विसेज, जिना, जर्नल, जिना के थोड़े से बेहतर कुछ हालात हैं, लेकिन ये जो 3 हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर ही बोझ ज़्यादा है, यहाँ पर ही दूसरे शहरों से लोग आते हैं
और यहाँ पर किसी की दादरसी नहीं हो रही। मैं अना आपको बताऊँ, मुझे इत्तेफाक हुआ है 2-3 दफ़ा ना हॉस्पिटल्स के ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने का। मैं आपको उसके हालात बता दूंगा ना, आप परेशान हो जाएंगी। ये तो आप बाहर के हालात देख रही हैं ना, वार्ड्स के अंदर ये हालात है। जहाँ पे जाके आपका ऑपरेशन होना है, छोटा ऑपरेशन होना है या बड़ा ऑपरेशन होना है, आपको स्टिचेस लगने हैं या आपके ज़ख्म को साफ़ करके उसके ऊपर पायोडीन लगानी है, कसम खुदा की इतने बुरे। मैं कहता हूँ कि वो मुझे लगता है कि वो जो वहाँ पे इलाज हो रहा होगा, वहाँ पे जो अंदर ट्रीटमेंट हो रही, वो वहाँ से जर्म्स ही लेके बाहर निकलेगा। लोग ये कहते हैं कि जी हमें इलाज मुआलजे के लिए या ऑपरेशन के लिए टाइम ही नहीं दिया जाता, और दिया जाता है तो फिर वो सलूक किया जाता है जो आप बता रहे हैं। सर ये नॉर्मल जो ऑपरेशन है ना, की बातें बन चुकी हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर आज भी जाके आप रजिस्टर चेक करेंगे, वहाँ पे जिन बच्चों के हार्ट का इशू है उनको 6 महीने बाद का टाइम दिया गया। आज भी आप जाके चेक कर लें, कार्डियोलॉजी के अंदर जाके आप देख लें। अगर आपके पास 3-4 लाख रुपया है, आपका इलाज उसी वक्त हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो उस अदरवाइज जो है आप फिर लाइन में लग गए। जब आपकी बारी आएगी पाँव दौरान तुम मर जाओ, उनको परवाह ही नहीं है। निजाम ही नहीं है आपके हॉस्पिटल्स का। किसको कोसें, डॉक्टर साहब को कोसों, और इस पर जुल्म ये है कि कोई इसको ठीक करने के लिए भी तैयार नहीं है। हर दर्मी है ना, मानते भी नहीं है। अच्छा फिर किसी शर्म का के अपनी गलती को तस्लीम कर लें, और सच दिखाने पे गुस्सा भी कर जाते। अब हमारा प्रॉब्लम ये कि हम ना सच सुनने को तैयार हैं, ठीक है, ना सच बोलने को तैयार है। जिस दिन हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर आ जाएंगे ना, मैं आपको बताऊं आपके सारे निज़ाम दुरुस्त हो जाएंगे। सही है, लेकिन जो नज़र चीज़ें आ रही हैं उससे कब तक आप इनकार करते रहेंगे? और फिर आपने यहाँ ही नहीं, सिर्फ अगले जहाँ भी जाकर जवाब देना है। ब्रेक की तरफ जाना है और हमने कुछ सेहत के बाद कहा कि तालीम तरजीह है, तो तालीम के साथ क्या सलूक किया जा रहा है ये भी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और तालीम की हम बात कर रहे थे और भट्ट साहब पूछ रहे थे कि जी आप स्कूल कितनी कॉपियाँ लेके जाती थी, कितने की कॉपी लेके जाती थी। खैर अभी हम आपको बता देते हैं कि जी कॉपी कागज़ 30% महंगा कर दिया गया। भट्ट साहब जब सब कुछ महंगा हो रहा है तो ये चीज़ें क्यों ना महंगी हो? लाजमी बात है, देखिए बिल्कुल यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा पड़ता होगा, यहाँ पे भी वर्कर्स की, यहाँ पर भी बिजली का इस्तेमाल होता होगा, सब चीज़ें। देखिए जहाँ से बन के कागज़ आ रहा है, आगे उसकी बर्निंग हो रही है, जिल्द बन रही है, वो आपका मार्केट तक पहुँच रहा है, वो सारा खर्चा है। प्रॉपर प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस है। और वो जब प्रॉपर प्रोसेस के साथ मार्केट में पहुंचेगा तो फिर आप किस तरीके से कह सकते हैं कि वो सस्ता होगा? अच्छा ये तो वो ये कॉपी और रजिस्टर्ड है जो अमूमन सरकारी स्कूलों के अंदर या बच्चे अपने वालिदैन जो है बच्चों को घर के अंदर काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही कॉपी अगर आप प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जाएंगे तो ये जो डबल कीमत है। डबल नहीं है, डबल किसने कह दिया आपको? सही कह रहे हैं, उन्होंने जो प्रिंटिंग के अपने ऊपर खर्चे डाले हैं, जो उन्होंने अपने स्कूल का लोगो लगाया है, ये सर आपको 40 रुपए 60 रुपए की कॉपी जो सी है ये वहां से आपको 500 रुपए में मिलती है। एक कॉपी, ठीक है ना? तो ये देखें लूट मार हर तरफ है, वो प्राइवेट स्कूल। और फिर आपने पेरेंट्स को इस चीज के लिए बहुत ज्यादा तंग किया कि आपने चीजें भी यहीं से खरीदनी है। अच्छा फिर आपने बुक स्टोर भी मखसूस किए हुए कि आपने कॉपियाँ रजिस्टर्ड और जो भी किताबें हैं वो आपने इसी जगह से खरीदनी है। हमारे दौर के अंदर कोई एडा भी पुराना दौर नहीं है, साडा भी 80-90 वाला दौर है, कोई पुराना दौर। कसम खुदा की मैं अभी वो कि 1 रुपए की कॉपी हम लेते होते थे, एक अंग्रेजी की, एक उर्दू की, एक मैथ की, और एक रफ कॉपी होती थी जो गुलाबी कलर की होती थी, यानी कि वो एक सेट ले लेते थे जो हमने कोई 2-3 महीने हमारे उससे चलने होते थे। उस वक्त 1 रुपए की कॉपी होती थी। आप ये देखें अब 40 रुपए की 60 रुपए की कॉपी है। बच्चों ने घर के अंदर रफ काम करना है, आप पेपर लेके जाते हैं, हर वालिदैन उर्दू बाज़ार से जाके पेपर लेके आता है। लेकिन उर्दू बाज़ार वाले क्या करें, जब आपको मार्केट से ही जो उसका रॉ मटेरियल है, बाकी साजो सामान है, वो महंगा मिलेगा तो वो बेचेंगे। बिल्कुल वो बेचेंगे, वो उसके अंदर अपना मुनाफा भी लेंगे, कुछ ऊपर भी ले लेंगे। लेकिन ये है ये सारी चीज़ें तो फिर यहाँ पर हमें किसी को जिम्मेदार ठहराना जो है वो एक ओवरऑल महंगाई होगी तो उसका इम्पैक्ट फिर ज़िंदगी के हर शोबे में जाएगा। बट साहब मुझे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हमने लेनी है एक ब्रेक, आप हेडलाइंस जानिए, शो में आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियो में नाज़रीन आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि
सभी ख़वातीन इस इंतज़ार में रहती हैं कि कहीं पर नए ड्रेसेस अगर लॉन्च हो रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो जी हेमस्टिच नया ब्रांड है जो कि अपनी नई कलेक्शन मुतारिफ़ करवा चुका है जी 21 अक्टूबर 2021 को। और मेरा ड्रेस भी आप देख सकते हैं हेमस्टिच का ही मैंने ड्रेस पहन रखा है। बहुत ही ज़बरदस्त इनके डिज़ाइंस हैं। कुल इनके जो हैं जी 8 आर्टिकल्स हैं और मैं आपको इनके स्टफ़ के बारे में बताती चलूँ। अकॉर्डिंग टू द वेदर सीजन लीलन और इसके साथ साथ खद्दर में इन्होंने अपने ये ड्रेसेस मुतारिफ़ करवाए हैं। जाज़िब नज़र डिज़ाइन हैं। और अगर हम बात करें कढ़ाई की तो मेरी शर्ट पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह नफासत से कढ़ाई की गई है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टफ़ है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ड्रेसेस को डिज़ाइन किया गया है। तो आप जो हैं अगर ड्रेसेस ख़रीदना चाह रहे हैं तो जिनकी ज़बरदस्त कलेक्शन है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, घर बैठे भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं और आप जाके भी शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, दीदा ज़ेब ड्रेसेस बनाए गए हैं। शर्ट्स के साथ साथ मैचिंग ट्राउज़र की वहाँ पर ह्यूज रेंज जो है वो अवेलेबल है कि अगर आप शर्ट वहाँ से पसंद कर रही हैं, ट्राउज़र के ऑप्शंस भी मौजूद है। और फिर जैसे कि मेरा दुपट्टा आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल सा है। इसी तरह दुपट्टों की भी एक वाइड रेंज वहाँ पर मौजूद है जिसमें आपको जी मुख्तलिफ़ किस्म के दुपट्टे मिल सकते हैं और गेंजा में अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ बनारसी, सिल्क और नेट के दुपट्टा जो है वो अवेलेबल हैं। पुरकशिश डिज़ाइन बनाए गए हैं, डिजिटल प्रिंट में भी दुपट्टे अवेलेबल हैं। तो अगर आप बहुत ही खूबसूरत ड्रेस ख़रीदना चाह रहे हैं, जैसे कि मेरा ड्रेस भी आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत है, आप जा सकते हैं हेमस्टिच से। और फिर इसके साथ साथ ऑनलाइन मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आजकल लोग जो हैं वो थोड़ा सा ईजी फील करना चाहते हैं, घर बैठ के शॉपिंग करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन आपके पास शॉपिंग के ऑप्शन भी मौजूद है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप रब्ता भी कर सकते हैं। हेमस्टिच ऑफिशियल के नाम से यहाँ पर पेज है www.hemstitch.pk पर आप अपना ऑर्डर जो है ये बुक करा सकते हैं। और खद्दर और लीलन में अगर आप ज़बरदस्त वैरायटी देखना चाहते हैं तो आप जी विज़िट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर अभी बुक करा सकते हैं। ये तो थी ड्रेसेस की बात। अब हम सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपने मोबाइल ख़रीदना है तो कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिलेगा। पहला मोबाइल हुआवे Y8s है जी और इसकी प्राइस 29,999 रुपये है। हुआवे मैट 10 लाइट मोबाइल है 34,999 रुपये। हुआवे P9 लाइट मोबाइल और इसकी कीमत है 20,099 रुपये। हुआवे नोवा 7 आईफोन है और इसको आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये 41,999 रुपये में है। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स आपने जान ली। अगला सेगमेंट हमारा है जी आज के भाव, जिसमें बताएंगे सब्जियों के रेट। बाहर मौजूद हैं अलबर रईस, उनकी तरफ चलेंगे। अलबर बताइए सब्जियां किस कीमत में मिल रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउनशिप सब्जी मार्केट में मौजूद हूँ। अगर आज के सब्जियों के रेट्स की बात की जाए तो सब्जियों के रेट्स खासे आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन महंगे रेट्स के बायस जो है वो शहरी खासी अजियत में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। इस हवाले से अगर आज के रेट्स की बात की जाए तो आलू कच्चा छिलका नया दर्जा अव्वल जो है वो 60 रुपये किलो, जबकि प्याज दर्जा अव्वल 40 रुपये किलो, टमाटर दर्जा अव्वल 90 रुपये किलो। इसके साथ साथ अगर मजीद बात करें लहसुन चाइना की तो लहसुन चाइना 275 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अदरक चाइना जो है वो 265 रुपये किलो, जबकि खीरा फार्मी 47 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ अगर मजीद बात करें मेथी की तो मेथी जो है वो 150 रुपये किलो, जबकि बैंगन 57 रुपये किलो तक इस मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसके बायस शहरियों का ये कहना है कि ये सब्ज़ी के दाम दिन ब दिन जो है वो महंगे होते चले जा रहे हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात करें शिमला मिर्च की तो शिमला मिर्च जो है वो 250 रुपये किलो, जबकि सब्ज़ मिर्च अव्वल 135 रुपये किलो, घिया कद्दू 57 रुपये किलो, जबकि घिया तोरी जो है वो 78 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ अगर मज़ीद बात करें लीमू चाइना की तो वो 80 रुपये किलो, जबकि अरवी 52 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ मटर 208 रुपये किलो, जबकि टिंडे देसी 145 रुपये किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात करें करेलों की तो करेले जो है वो 73 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इन महंगे दामों के बायस यहाँ पर आए ख़रीदारों को खासी मुश्किलात का सामना है। जब हमारी यहाँ पर आए शहरियों से बात हुई जो ख़रीदारी करने आए सब्ज़ी की, तो उनका ये कहना था कि मटन, बीफ,
चिकन जो है वो पहले ही आवाम की पहुंच से दूर है और ये सब्जियों के दाम बढ़ाकर भी वो इस सोच में शहरी पड़ते चले जा रहे हैं कि अब खाएं क्या, अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्योंकि गोश्त तो पहले ही आवाम की पहुंच से दूर है और इस महंगाई के दौर में सब्जियां भी महंगी होने से शहरियों को शदीद अजियत का सामना है। जी ठीक है। अलबर रईस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई। मीट रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे, यहाँ से बीफ पर केजी आप खरीद सकते हैं 630 रुपये किलो में, और इसी तरह से बीफ मिन्स की यहाँ पर कीमत है जी 735 रुपये किलो। इसके बाद मटन पर केजी 1450 रुपये में यहाँ पर अवेलेबल है, और मटन मिन्स आप यहाँ से खरीद सकेंगे 1585 रुपये किलो में। और चिकन के रेट सरकारी रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 240 रुपये किलो में। इसका बना हुआ गोश्त 348 रुपये किलो में आप खरीद सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देती हूँ मार्केट में अंडों के रेट क्या हैं। सबसे पहले रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं 168 रुपीज़ में। होलसेल पर अगर आप जाएंगे 166 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद अगर आप जा रहे हैं गोदे पे, यहाँ पर 167 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। ये तो थे रेट जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दिया। बचत कैसे कर सकते हैं ये हम आपको बता देते हैं बचत बाजार में। कौन कौन से ब्रांड है जहां पर ऑफ लगी है, तो सबसे पहला हमारे पास आज जो ब्रांड है कमाल है। यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं अब तो 60% ऑफ है। इंजन पे अगर आप जा रहे हैं अब तो 50% ऑफ। इंडोर पे अगर आप जा रहे हैं अब तो 50% ऑफ है। और इसके बाद जी निशात लिनन, यहाँ पर अब तो 70% ऑफ। और अब जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स हमारे पास हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। आज वीकेंड है, सिनेमाज ओपन हो गए हैं। अगर आप मूवी देखना चाह रहे हैं तो एक न्यू मूवी है जो कि लगी है सिनेमा में, वो मैं आपको बताती चलूँ जी कौन सी है। द कॉन्जरिंग मूवी है और हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ अक्सर सजेस्ट करते रहते हैं, तो आप अपने वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं, ये मूवी देख सकते हैं। इसका ट्रेलर आपके साथ शेयर। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और हम चाहते हैं हम प्रोग्राम में आपको बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट से मिलवाते रहें। तो आज जो हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी हमारी मेहमान मौजूद हैं, उनके बारे में जान के तो मैं खुद भी परेशान रह गई हूँ। हम अक्सर देखते हैं लड़कियों को कहा जाता है सिन्फ़े नाजुक, और फिर आजकल की लड़कियाँ कुछ बहादुरी का मुजाहरा करके दिखा दें, तो इस तरह के लोगों से, इस तरह की लड़कियों से आपको मिलवाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 18 साल अलिशबा मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान की पहली खातून जॉकी है। अलिशबा का ताल्लुक शहर लाहौर से है और एक प्राइवेट स्कूल में ये ए लेवल की स्टूडेंट है। 10 अक्टूबर को होने वाली पहली हॉर्स रेस के बाद इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की पहली खातून अप्रेंटिस जॉकी बनाया गया है। तो अपनी मेहमान की तरफ चलते हैं और देखने में ये बहुत ही छोटी सी मासूम सी लग रही हैं, लेकिन काम बड़े बड़े माशाल्लाह से कर रही हैं। तो अलिशबा से जान लेते हैं कि कैसे उन्हें ये ख्याल आया, कब उन्होंने रुकी और कैसा वो महसूस करती हैं। अपनी मेहमान का तारुफ कराना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है आपका? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच अलिशबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, एज अ गर्ल बहुत मुश्किल होता है इस तरह की किसी गेम को सिलेक्ट कर लेना, कैसे कर लिया? डर नहीं लगा? डर शुरू में लगा था, पर फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। फैमिली सपोर्ट मतलब बहुत
हेल्प करती है आपको किसी भी अगर स्पोर्ट में, अगर आप कुछ भी आपने करना है तो फैमिली सपोर्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और बाकी जो जॉकीज़ थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, क्योंकि वो देखते थे कि मैं थोड़ा घबराती हूँ शुरू में और थोड़ा सा डर लगता है, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। और जो स्टूवर्ड हैं महमूद अंकल, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था। और जिनके घोड़ों पे मैं आजकल प्रैक्टिस कर रही हूँ, सैयद अंकल, उन्हें भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब रेस के पहले से वो सारा समझा देते हैं कि ऐसे करनी, तुमने ऐसे करना है। अच्छा, स्टार्ट कब से किया, कितनी देर हो गई? मैं शुरू में 13 इयर्स की थी जब मैं आई थी रेस क्लब, तो मैंने देखा था कि मैंने यहाँ पे करनी है, तो मेरे अब्बू ने कहा था कि पोलो क्लब ले जाता हूँ, इधर उधर ले जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे मुझे करना है, मुझे ये जगह पसंद आई है। उन्होंने मुझे दूसरी जगह विज़िट करवाई थी, पर मैंने कहा नहीं, मुझे ये करनी है। फिर उसके बाद मुझे चला कि यहाँ पे रेसिंग भी होती है, तो फिर मैंने कहा मैं भी ऐसे करनी है, मैंने भी जॉकी बनना है। सही। अच्छा, बड़ा रिस्क होता है ये, रिस्क बहुत है। मुझे ये बताएं, कभी खुदा न खास्ता ऐसा हुआ हो कि आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस या ड्यूरिंग रेस कभी ऐसे लगा हो कि संभल नहीं रहा या घोड़ा आपका काबू से बाहर हो रहा है, कभी ऐसा हुआ है? होता है, घोड़े लेके भाग जाते हैं और तकरीबन रोज़ 1-2 जॉकीज़ गिर भी जाते हैं। मैं खुद भी गिरी हुई हूँ 2 दफ़ा। तो बॉडी प्रोटेक्टर बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी प्रोटेक्टर आपको पहन के करना चाहिए। मैंने उस वक्त नहीं पहना हुआ था, तो मुझे चोट लगी थी, पर अगर आप बॉडी प्रोटेक्टर पहने तो बहुत सेफ्टी। क्या प्रॉपर कोई किट होती है जिसका? हाँ जी, किट अच्छा। होती है, वो देयर इज जैकेट, वो आप पहनते हैं तो फिर उसकी सेफ्टी होती है वो एक। अच्छा, आप प्रैक्टिस कितने टाइम के लिए करती हैं, कितना टाइम देती हैं? पूरे वीकेंड आप वीकेंड पे सिर्फ करती हैं कि? मैं रोज़ करती हूँ एक्सेप्ट संडे को रेस होती है। अच्छा, तो कितना टाइम देती? 1 आवर। 1 आवर, इज दिस इनफ? और मतलब ज़्यादा भी कभी लग जाता है, कभी कम लग जाता है। अच्छा, खुद कितना एंजॉय करती हैं? खुद देखने वाले तो बड़ा हैरान हो रहे होते होंगे ना कि वाह, कोई लड़की प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा वो कहा जाता है लड़कियां तो कर ही नहीं सकती हैं। और आपने जैसे कि बताया कि आप अकेली लड़की वहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं, तो वाकई ये बहुत ही एक कि देख के भी फैमिली में, फ्रेंड्स में कभी किसी को देख के शौक नहीं आया कि वो भी आपके साथ आगे आए? मतलब किसी ने मतलब इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो जो वहीं पे जो जॉकीज़ हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, तो फिर मैंने कहा कि कितना पावरफुल अपने आप को फील करती हैं एज अ गर्ल? बहुत कॉन्फिडेंट। हाँ, क्योंकि मैंने लड़कियों को बहुत ज़्यादा जो है कम इस फील्ड में आते देखा, लड़कियां डरती हैं, एक्चुअली डरती हैं। अच्छा, घोड़ों की नेचर को समझना, आपने जिस तरह बताया कि आपका एक स्पेसिफिक घोड़ा नहीं है, वो आप स्पेसिफिक घोड़ा नहीं, आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक ही घोड़े पे रहेंगे तो फिर आपको उसी की आदत हो जाएगी। तो आपको हमेशा चेंज करना पड़ता है ताकि आपको उनकी भी आदतों का पता चले। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक्टिव रहना कितना ज़रूरी है? क्या क्या चीज़ें आपकी ड्यूरिंग रेस आपको होता है ना कि बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ता है, अपने सेंसेस ओपन रखने पड़ते हैं, थोड़ा सा भी आप इधर उधर हुए या थोड़ा सा भी आपके माइंड में कोई और सोच आई तो आप बस काम से गए? बिल्कुल, मतलब आपको अपना जो फोकस है वो बिल्कुल घोड़े के ऊपर रखना पड़ता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग की आपको चीज़ें बता दी जाती हैं? हाँ जी, ट्रेनिंग में भी आपको उस घोड़े पे फोकस रखना होता है कि वो कोई भी घोड़ा कोई हरकत कर सकता है, कोई भी जंप कर सकता है कि आप ऊपर से फिर नीचे, घोड़े पे बिल्कुल फोकस रखना चाहिए। और रेस में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, पर फिर भी कर लेते हैं। अच्छा, अपने जानवर जिस पे आप हमेशा ही अपनी ट्राई कर रही हैं, वो ये चीज़ें थोड़ा आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। हाँ जी। तो रिस्क इसमें कितना होता है कि अगर आपका घोड़ा चेंज हुआ है, आपने क्या क्या चीज़ें, कुछ तो ऐसे SOPs होंगे जिनको आपने फॉलो करना है और आपने कहना है कि अगर ये घोड़ा नया भी है तो मैंने इसको इस तरह से कंट्रोल कर लेना है? जो ट्रेनर है घोड़े के, वो उनको तो घोड़े की आदतें का पता होता है क्योंकि उन्होंने ट्रेन किया होता है। वो आपको बता देते हैं कि ये विप मारने से ये ज़्यादा खतरा है, या फिर विप मारने से ये इस तरह के लेफ़्ट हाथ में विप पकड़नी है, राइट हाथ में विप पकड़नी है, वो बता देते हैं घोड़े की आदतों का। कोई बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें अपना, कोई जो आपको भी बार बार याद आता हो कि ये बेस्ट पार्ट है मेरी ट्रेनिंग का? ये था कि मुझे घोड़ा लेके भाग गया था एक दफ़ा। अच्छा। तो मुझे समझ नहीं आई कि मैंने कहा कि ये इतना तेज़ कैसे भाग रहे हैं। मतलब उस टाइम मेरी सोच, वो कैंटर मैंने पहली दफ़ा किया था, मेरी सोच से ज़्यादा तेज़ वो भागा था और मुझे इतना पता ही नहीं था कि घोड़ा इतना भी तेज़ भाग भी सकता है। हाँ। तो फिर उसके बाद वो उनको ट्रेन किया होता ना कि एक बहुत बड़ा राउंड होता है वो लेके तो फिर रुक जाना है। हाँ। तो जब रुका तब मैं ऊपर से नीचे मुझे तो चक्कर आ रहे थे, मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। अच्छा, कुछ अपनी हेल्थ का भी आप ख्याल रखते हैं? क्योंकि बड़ा जितनी भी हम स्पोर्ट्स देखते हैं वहाँ पे जो लोग होते हैं जी, वेट मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि घोड़े के ऊपर ज़्यादा वेट नहीं रख सकते, मैक्सिमम 50 kg होना चाहिए आपका, और मेरा 44 है। ठीक है, तो मतलब मुझे ज़्यादा करना चाहिए पर मेरा रहता नहीं। अभी आप खुद वेट मेंटेन कर रही हैं या मैं इस चीज़ का ख्याल रखती हैं? कि मैं नहीं करती, मतलब मेरा रहता इतना है, मेरा मतलब
सही है, मतलब मुझे कहते हैं कि ज़्यादा करो, खाना खाओ। अच्छा, जब आप ट्रेनिंग करने जाती हैं तो मुझे ये बताएं क्या वो चीज़ें हैं जिसका आप ख्याल रखती हैं? नींद पूरी होनी चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए, ये क्या क्या चीज़ें हैं? मतलब जो लोग प्लान करते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा करना है तो उन्हें बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना। मतलब आपको नाश्ता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं कभी कभी स्किप कर देती हूँ, पर ज़रूरी है नाश्ता, क्योंकि आपको कभी भी चक्कर वगैरह आ सकता है। क्योंकि होता है बास टाइम पे कि घोड़ा बहुत मतलब जंप्स कर रहा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में स्टीरॉइड्स और पेन किलर्स बहुत ज़्यादा देते हैं उनको घोड़ों को, तो उसकी वजह से बहुत एक्टिव और बहुत फ्रेश होते हैं, तो इसलिए वो कुछ भी पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। नींद पूरी, और मैं तो जाती भी सुबह 5:30 हूँ, तो नींद मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी सो जाऊँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, अर्ली मॉर्निंग आपने कहा कि आप जाती हैं, और उसके बाद अपने आप को किस तरह से कभी थकावट नहीं हुई? ऑब्वियसली शुरू में बहुत क्रैम्प्स पड़ते थे, मुझे तो भी क्रैम्प्स पड़ते हैं, पूरी टांगों पे ब्रूजेस वगैरह सब कुछ, हाथों में ब्लिस्टर्स वगैरह ऐसे बहुत होता था, फिर ऐसे ऐसे बेहतर हो गया। अच्छा, आपने कहा कि वहाँ रेस क्लब में ट्रेनिंग के लिए भी आप अकेली होती हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इसमें तो किसी का इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्यों कर रही हूँ? तो मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब आगे जिस तरह हम देख रहे हैं कि ज़्यादा लोग इसमें नहीं आते हैं, और फिर एज सच आपको कोई इसमें अपना कोई वो भी नज़र आ रहा होता कि अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो जब कोई है ही नहीं ऐसा एज सच कोई प्लेटफॉर्म भी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो फिर कभी ऐसा नहीं लगा कि आगे तो कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ? मुझे शुरू में ऐसा लगा था कि अगर मैं यहाँ पे मुझे वो इजाज़त मिले ट्रेनिंग मतलब रेस के लिए, तो फिर मैंने पूछा जो हमारे चेयरमैन हैं उनसे, एमन मखदूम अंकल को पूछा कि मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप बिल्कुल कर सकती हैं। तो फिर ट्रेनिंग के बाद फिर मैंने पहली फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाहती हैं आगे रेसिंग में? हाँ, इसी को मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, ये मेरा पैशन है, मतलब ऐसे नहीं था कि मैंने किसी वजह से किया था, मेरा बस दिल था। हाँ, तो अच्छा लगा कि घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया और बाकी रेस क्लब में भी सारे बहुत सपोर्ट करते हैं। सही। मैसेज देना चाहेंगे कुछ लड़कियों को जो डरती हैं इन चीज़ों से, इस तरह की स्पोर्ट्स से पीछे पीछे रहती हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? मतलब डरना खौफ तो आपका उतर जाता है, पर जो आपका दिल करता है वो करें। अगर आपका हॉर्स राइडिंग करने का दिल चाहता है आप हॉर्स राइडिंग करें, क्योंकि इसकी डिफरेंट कैटेगरीज है, पोलो भी है, टेंट पैकिंग भी है, हॉर्स रेसिंग भी है, और भी बहुत वगैरह हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यानी आप सब कर सकते हैं अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसकी एक मिसाल हमारे सामने भी मौजूद है जिनसे हमने अलिशबा से आपको मिलवा दिया। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाह रही हैं तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। तो मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो रही है, मौसम कैसा है ये हम जानते हैं। जी सादिया खान बाहर मौजूद हैं। जी सादिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो अक्टूबर के आगाज़ तो ये जाहिर की जा रही थी कि मौसम कदरे बेहतर रहेगा, लेकिन अक्टूबर जो है वो अपने नराले मौसम की वजह से शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अजियतनाक रहा, क्योंकि रात के औकात में खुनकी होती थी तो दिन के औकात में सूरज निकलने की वजह से तपिश का एहसास होता था। और सबसे ज़्यादा इशू जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से शहरियों को महसूस करने पड़े, क्योंकि नाक कान गले की बीमारियों में इजाफा देखने को मिला। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से जो आम जिंदगी की रूटीन है हमारी वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुई थी। लेकिन अच्छी खबर जो पंजाब और लाहौर के बासियों के लिए है वो ये है कि कल शुमाल मगरबी हवाओं के साथ सिस्टम जो है वो पंजाब पहुंचा है, जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का बायस बनेगा। लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो आज भी लाहौर में बादल छाए हुए हैं, सुबह के औकात में लाहौर में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है और अभी भी कहीं कहीं जो है वो हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज लाहौर में खासकर मौसम सरमा की पहली बारिश होगी, जिसकी वजह से न सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी में कमी वाक़ई होगी, उसके साथ साथ दर्जा हरारत जो है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी वाक़ई होगी। अभी हवाएं चल रही हैं, मौसम खुशगवार है, बादल छाए हुए हैं और आज और कल के दिन के हवाले से कहा यह जा रहा है कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें होंगी। जी ठीक है जी, मौसम खुशगवार है और कहा जा रहा है आज और कल शहर में बारिश के इम्कानात भी हैं, तो मौसम तो खुशगवार है, लाहौरियों के मूड भी खुशगवार हो जाए, क्या कमाल ही हो जाए, पाकिस्तान जो है वो शानदार कारकर्दगी दिखाए और मैच जीता है। आप कैसे भूल सकते हैं जी, पाकिस्तान और इंडिया का मैच कल होने जा रहा है, जिसके लिए लाहौरिये जो हैं वो खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। और इस मैच के हवाले से मैं आपको बताती चलो, T20 मैच है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा होने वाला है। T20 जो मैचेस की अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो
6 मैच जीत चुका है, पाकिस्तान ने 1 मैच जीता है। फिर भी इसके बावजूद हमें जोश और जज्बा कहीं से भी लाहौरियों का कम होता नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको बताती चलूँ कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हर दफ़ा जो है वो इंडिया से कामयाबी तो नहीं हासिल कर सका, लेकिन इसमें जो है हम देख रहे हैं लाहौरिये काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं अपनी टीम को। इसके साथ साथ हम दूसरे अगर गेम्स देखें तो उनसे मुंसलिक भी जितने खिलाड़ी हैं वो नेक ख्वाहिशात का इजहार भी कर रहे हैं और अपनी पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ गो भी हैं। वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैचेस जो हुए इंडिया ने वो दोनों मैचेस जो हैं वो जीते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और इसके बाद पाकिस्तान की अगर हम बात करें जो कि पाकिस्तान ने मैच जीता है साउथ अफ्रीका से। तो हम सभी लोग जो हैं इस मैच के लिए, जो मैच के शौकीन हैं या नहीं हैं, मैच देखते हैं या नहीं देखते, ये लोग जो है कल के मैच के लिए शिद्दत से इंतज़ार भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो अपनी टीम की जीत के लिए दुआ को भी हैं। तो पाकिस्तानी टीम को गुड लक। कल का मैच आप भी सभी लोग ज़रूर देखिएगा और अपनी टीम की जीत के लिए दुआ भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।